हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुदर्शन और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक वो है कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो हमेशा बढ़ते क्यों हैं। जाहिर सी बात है, आप भी जानना चाहेंगे कि ये भाई होता क्यों है। तो मैं इससे पहले कभी भी सीरियसली इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करता था। मुझे लगता था कि जो पॉलिटिशियन है वो बस अपने पॉलिटिकल जो एक फ़ायदा होती है उसकी वजह से ये करती है। और जाहिर सी बात है, अगर आप पीएम मोदी का स्पीच 2014 से पहले मतलब जितने बार भी कांग्रेस के समय में एक पेट्रोल या डीजल के दाम बढ़ते थे तो वो काफ़ी अटैकिव मोड में मतलब काफ़ी अटैक करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, खासकर मनमोहन जी को। और जो मनमोहन जी थे उस समय के पीएम, उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करती थी और ये बताती थी कि किस तरीके से जो दिल्ली में बैठने वाली ये सरकार है वो पूरी तरह से नाकाम है पेट्रोल और डीजल के दाम को कंट्रोल करने में। और अगर आप उनके पुराने वीडियो को देख लेंगे तो आप सरप्राइज़ होंगे कि जो मोदी 2014 में इस तरीके की बातें करते थे या 2014 से पहले, वो 2014 के बाद मतलब जब वो पीएम बने तो क्यों पेट्रोल के दाम हमेशा बढ़ाते रहे और उस पर क्यों किसी तरीके की राहत लोगों को नहीं दी। ये मुझे भी बड़ा सरप्राइज़ लगा है। तो इसी बात को लेके मैं सोचा क्यों ना एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि ऐसा होता क्यों। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा वीडियो रखना चाहूँगा मोदी जी का, जिसमें वो बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते हैं और इसमें सरकार की नाकामी किस तरीके से होती है। आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद बताइए कि क्या मोदी जी अब भी इस मुद्दे को लेकर खासकर पेट्रोल और डीजल के दाम में सक्सेसफुल रहे हैं या फेल रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। भी किसी को इंटरनेशनल नहीं बोलते थे, बट अभी के दौर में अगर आप गवर्नमेंट से कुछ भी सवाल पूछते हैं या उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं तो आप कभी भी इंटरनेशनल बन सकते हैं। ये मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगता है कि अगर सरकार से सवाल पूछा जाए तो इंटरनेशनल कैसे हो सकता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता होता है वो देश नहीं होता। देश जो है एक स्टेगनेंट है, कोई भी कंट्री स्टेगनेंट है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है उनका आना जाना लगा रहता है। तो आपको ये समझना होगा कि लोग जो सवाल पूछते हैं वो किसी को बदनाम करने के लिए नहीं करते, वो बस जानना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि हमें इस डिसीजन से काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप कृपा करके कुछ अच्छा करें। तो इसकी जो रियलिटी है वो मैं बताना चाहूँगा। अगर मैं आप लोगों के सामने एक ग्राफ रख रहा हूँ और इस ग्राफ को आप गौर से देखिए, आपको पता चलेगा कि जो कांग्रेस के समय थी उस समय जो क्रूड ऑयल की रेट थी वो क्या होती थी। अगर आप डायग्राम को अच्छे से देख रहे होंगे तो 2004 से लेके 2014 तक है ना, पेट्रोल के दाम काफ़ी हाई हुआ करते थे। मगर जैसे ही 2014 के बाद से आप देख रहे होंगे तो इंटरनेशनल मार्केट पे जो क्रूड ऑयल होती है उसके रेट काफ़ी डाउन है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्रूड ऑयल को जो कंट्रोल कौन करता है, इनके जो प्राइसिंग है उसको देखता कौन है। तो देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड ओपेक। तो बेसिकली ये क्या करती है, ये जो कंट्री है अभी अगर आप देखेंगे तो 13 कंट्रीज़ इसमें रजिस्टर्ड है। वो बेसिकली क्या करती है, वो ऑयल प्रोड्यूस करती है और वर्ल्ड को भेजती है। तो ओपेक का काम ये होता है कि वो वर्ल्ड में जो पेट्रोल की ज़रूरत है उसको सही तरीके से सप्लाई करे और उनकी जो प्राइसिंग है उसको एक सही तरीके से मेंटेन रखे ताकि हर कंट्री को वो सही रेट पे जो क्रूड ऑयल है वो दे सके। तो ये ओपेक का काम होता है। ओपेक के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन और जो रसिया है वो भी एक मेजॉरिटी में आती है ऑयल प्रोडक्शन में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार टॉप 10 या देश की कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं एक आप लोगों की स्क्रीन के सामने एक डेटा रख देता हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ है वो ऑयल कैसे प्रोड्यूस करती है। मतलब उनके परसेंटेज वाइज आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जो कितने % से ऑयल प्रोड्यूस करती है वर्ल्ड की ज़रूरत के हिसाब से। और अगर आपके सामने मैं ये डेटा रखता हूँ तो आप काफ़ी सरप्राइज़ होंगे कि जो इंडिया है वो ऑयल प्रोड्यूस करती नहीं है। बेसिकली वो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कंजम्पशन करने वाली कंट्री है।
तो इंडिया की जो ऑयल की ज़रूरत है वो कहाँ से मिलती है? वो बेसिकली जो ये ओपेक कंट्री होती है और यूनाइटेड स्टेट्स होती है उन और रसिया से भी मतलब कुछ मात्रा में सप्लाई करवाती है अपने यहाँ, बेसिकली इंपोर्ट करती है और अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करती है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडिया का ज़रूरत है, अगर आप 2022 का डेटा देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो इंडिया की ज़रूरत होती है पर डे वो 5.1 मिलियन पर बैरल के हिसाब से होती है। जो बेसिकली जो बैरल होता है वो समझने के लिए मैं यहाँ पे एक स्क्रीन में आप लोगों के सामने बैरल को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका डेटा रख देता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया की जो ज़रूरत है पर डे के हिसाब से कितनी है। 2014 से पहले जब भी पेट्रोल प्राइस के दाम बढ़ते थे, और मैं इस मामले में मनमोहन सरकार को काफ़ी सैल्यूट करता हूं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम हाई होने के बावजूद भी जो इंडिया है उसके जो प्राइसिंग थी उसको काफ़ी कंट्रोल रखती थी, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स थे। उनको पता था कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो ज़रूरत है वो ये काफ़ी दिन की जो ज़रूरत होती है उसको फुलफ़िल कर पाएंगी, अदरवाइज़ उनके जो जेब है, उनके जो पॉकेट है उस पर काफ़ी खर्चा बढ़ने वाली है। तो उस समय लोग थोड़े से भी प्राइस बढ़ने से काफ़ी एग्रेसिव होते थे, काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे, बट मनमोहन सरकार कभी भी किसी को एंटी नेशनल या कुछ नहीं बोलते थे। बट 2014 के पास काफ़ी चेंजेस आई है। मोदी गवर्नमेंट आने से पहले बहुत से प्रॉमिस किए थे, उसमें से एक वीडियो आपने देख रखा है। अभी मैं आपको एक प्रकाश जावड़ेकर जी का एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें वो बताते हैं कि जब भी प्राइस बढ़ती थी मोदी गवर्नमेंट मतलब बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, तो किस तरीके से उस पर अटैक करती। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, मुझे लगता है यूपीए सरकार जनता से पूरी तरह से कट चुकी है, पूरी तरह से असंवेदनशील हुई है। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है, घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके, महंगाई करके और भ्रष्टाचार करके। और इसलिए ये तुरंत रोल बैक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कीमतें नहीं कम करेंगे और फिर भी पार्लियामेंट का सेशन ठीक चलेगा, ये नहीं हो सकता। कीमतों पर जंग होगा और इसलिए हम फिर से मांग करते हैं कि जो बढ़ाई कीमतें हैं वो तुरंत वापस ली जाए। और आपको ये समझ आ जाएगा कि जो पेट्रोल के दाम है खासकर इंटरनेशनल मार्केट पे, वो मोदी गवर्नमेंट मतलब 2014 के बाद से एक स्टेबल रही है। यहाँ तक कि मोदी सरकार को काफ़ी हद तक उसके जो प्राइसिंग है इंटरनेशनल मार्केट के जो क्रूड ऑयल की, वो काफ़ी कम रेट में मिली है। बट ये सरप्राइज़ लगा कि वो हमेशा क्यों मतलब इंडिया को रिलीफ देने की वजह से, इंडिया के लोगों को रिलीफ ना देके उनके प्राइस बढ़ाते गए। तो सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि जो आप अगर आप टैक्स स्लैब देखेंगे वो काफ़ी हाई रखी है मोदी गवर्नमेंट ने। पहले जो गवर्नमेंट थी मतलब कांग्रेस की, उस समय जो एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स मतलब बेसिकली जो वैट की टैक्स होती है, तो दो तरीके का टैक्स होता है बेसिकली। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं, एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो एक तरह का टैक्स लगाती है, और एक तरीके का वेट होती है। तो आप लोगों के सामने मैं ये डायग्राम लगा देता हूँ ताकि आप इजीली इसको पढ़ लें और समझ लें कि जो टैक्स होती है वो किस तरीके से हाई रखा गया। जो मोदी सरकार जब पावर में आई तो कैसे वो टाइम टू टाइम एक्साइज ड्यूटी, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, उसको बढ़ाई, और साथ ही साथ जो स्टेट के लोग भी हैं वो अपने वैट को बढ़ाते गए। तो इससे काफ़ी जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाती है। तो आप इस डायग्राम को देखें और आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। चीज़ के लिए मैं मोदी गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसाइज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि अभी मतलब
अगर आप 2014 के बाद से देखें तो पेट्रोल के दाम मतलब क्रूड ऑयल के दाम काफ़ी दाम मतलब कम थे कंपेयर टू यूपीए गवर्नमेंट। और अगर आप मतलब यूक्रेन और रशिया की जो अभी लड़ाई हुई है, अगर उस दौरान से देखें तो जो यूक्रेन मतलब बेसिकली जो यूक्रेन है उसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्री है उन्होंने रशिया पे काफ़ी बैंड लगाया। अब इस बैंड का मतलब बेसिकली रशिया जो एक्सपोर्ट करती थी यूरोपियन कंट्री को अब कर नहीं पा रही है। तो अब बेसिकली रशिया क्या कर रही है, जो इंडिया है इस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रैब किया है और इसके लिए मैं काफ़ी सराहना करूँगा। बट इसके भी कंसिक्वेंसेस होंगे आने वाले समय में, क्योंकि रशिया से तेल लेना एक टेम्प्रोरी स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है बट परमानेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनकी सप्लाई चेन है वो काफ़ी लॉन्ग जर्नी डिस्टेंस करना पड़ता है कंपेयर टू जो हमारे जो ओपेक कंट्रीज़ होती है। तो इंडिया को ये समझना होगा ये एक सस्टेनेबल वाइबल नहीं है। और जैसे ही युद्ध खत्म होती है या जो यूरोपियन कंट्री की आपसी सहमति बनना स्टार्ट होगी रसिया के साथ, और रसिया में बेसिकली जो मतलब कंपनीज ओपनिंग होना स्टार्ट होंगी तो उनको अपनी ज़रूरत पूरा करना होगा। तो इस तरीके के डिसीजन में मुझे लगता है अगेन जो इंडिया की डिपेंडेंसी होगी वो मिडिल ईस्ट कंट्री में आ जाएगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चेंजेस 2014 के बाद से आया है कि लोग अब गुस्सा क्यों नहीं होते। आपको मैंने रीज़न बता दिया कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ते हैं। अगर आप सही तरीके से इस डेटा को देखते हैं तो आपको क्लैरिटीज़ पता चलेगा कि अगर सरकार चाहे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वेट है, अगर उसको कम करती है तो जो इंडिया के जो मतलब लोग हैं उनको काफ़ी राहत मिल जाएगी। मगर ऐसा होने से रहा, क्योंकि मुझे लगता है जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम काफ़ी कम थे उस समय एक्साइज ड्यूटी नहीं घटी, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आपको पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत मिलने जा रही है। हाँ, तो 2014 के बाद से ऐसा क्या हुआ है, लोग इतना गुस्सा क्यों नहीं होते हैं? तो मुझे लगता है 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से लोग चाह के भी मोदी सरकार का क्रिटिसाइज नहीं करते या उनके अगेंस्ट में कुछ बोलते नहीं। पहला में भी हो सकता है ये थोड़ा सा रेडिकल लगे आप लोगों को, और इस पर मैं ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करूँगा, मैं बस 4-5 पॉइंट बता देता हूँ कि क्यों एक तरह का नैरेटिव बिल्ड हुआ, एक तरह का नोशन बिल्ड हुआ है इंडिया में, जैसा कि पहला हम हिंदू राष्ट्र बनने जा रहे हैं, इसकी वजह से आई गेस मोदी सरकार को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करती है। दूसरा होता है अखंड भारत का एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे इंडिया अखंड भारत को मतलब जो पहले की एक कॉन्सेप्ट थी उसको फिर से करने जा रही है। वो एक मैं बोल सकता हूँ ये एक लॉलीपॉप है, इट्स नॉट क्योंकि अगर आप डेमोग्राफिक या ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी वाइबल थिंग, बट हो भी सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है ये एक लॉलीपॉप है अखंड भारत का। किस तरीके का है इस पर हम कभी डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा है कि जो अबोलिशन ऑफ 370 मतलब आर्टिकल 370 को हटाना, लोगों को लगता है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब मोदी गवर्नमेंट के लिए। तो हम इसके अगेंस्ट में हम महंगाई को बर्दाश्त कर लेंगे, हम पेट्रोल और डीजल के दाम ज़्यादा दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम चौथा बात करें तो राम मंदिर का बनना, और पाँचवा बात करें तो मीडिया आजकल अपनी जो 4th पिलर हम जिसको बोलते हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि ज़्यादातर मीडिया गोदी मीडिया बन गई है। आई गेस इसी वजह से यूट्यूब में जितने भी मतलब जो रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग से बात करते हैं उन यूट्यूबर के जो सब्सक्रिप्शन या उनके जो व्यूज़ है काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो यूट्यूब एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, और मैं भी काफ़ी सरप्राइज़ था, मैं जब चीज़ों को देख रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तब मुझे समझ आया कि इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे और अभी तो और रसिया से इतने कम प्राइस में क्रूड ऑयल मिलने के बाद भी इंडिया जो बेसिकली चाह सकती थी या मोदी गवर्नमेंट चाह सकती थी तो पेट्रोल के दाम वो घटा सकती थी, और काफ़ी ड्रास्टिक तरीके से घटा सकती है, क्योंकि जो डीलर होता है उसको अराउंड 44 रुपीज़ के रूप में पेट्रोल मिलता है, मतलब 44, और उसके बाद सारा आप सोच सकते हैं हमारा टैक्सेस में चला जाता है और कमीशन में चला जाता है। तो ये काफ़ी सरप्राइज़ लगा है। तो ये एक मोटा मोटी वीडियो था, एक डिस्कशन था, मे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं एक नए कॉन्सेप्ट से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों के सामने लाता हूँ। थैंक यू।